गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी? ठीक हो? चलो, बहुत अच्छी बात है। जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके भाई बंधु साथी संगी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, वो तक इन टॉपिक्स को पहुंचाया जाए, इन क्वेश्चंस को पहुंचाया जा सके, जिससे कि वो अपने उनकी जो तैयारी है उसमें उनको इस चीज़ की मदद मिल सके। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन के अंदर आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए और जल्दी से जल्दी अपने दिमाग को जो है वो स्टेबल कर लीजिए और दिमाग के जो घोड़े हैं वो दौड़ाना शुरू कर दीजिए कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो चले शुरू करें, आज का सेशन शुरू करें, शुभारंभ करते हैं आज के सेशन को हम करें। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, आंसर आप लोगों को देना, आप सभी को पता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इतना बड़ा क्वेश्चन यार बहुत मुश्किल हो जाती है ना, समझ ही नहीं आता, मुश्किल हो जाते हैं ना, यही हमारी गलती होती है। हम क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है, पहले हम सोचते हैं यार इतना बड़ा क्वेश्चन हमें समझ ही नहीं आएगा, हम करेंगे कैसे। ये हमारे दिमाग का एक फोबिया है। इस फोबिया को साइड में रखो। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं। समझ में आए? तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे आपको दो लिस्ट दी गई हैं, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड। आपको यहाँ पे मैच करना है और दिए गए कोड का सही उत्तर को चुनना है। आपको एक तरफ से साइड दी गई हैं और दूसरी तरफ आपको क्या दिए गई हैं, यहाँ से उनको जो चीज़ें मिली हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है, लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन को देखा इतना बड़ा तो आप लोगों के लिए थोड़ा वो हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आप सभी को याद है कि प्लग्ड फील्ड मतलब कि दोहरे जूते वाला खेत, खेत कहाँ से मिला था? आप याद करो, हम यहाँ पे इंडस सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं। तो आप याद कीजिए, आपको दोहरा जुता हुआ खेत आपको कहाँ से मिला था? कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। तो यहाँ पे क्या आ गया? कालीबंगा आ गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डॉकयार्ड, जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं गोदीवाड़ा। क्या कहते हैं? गोदीवाड़ा, जो एक जहाज की गोदी है जिसके अंदर जो दूसरे देशों से सामान आता था और जो जाता था उसे वहां पे रखा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है ये गोदीवाड़ा। कहां पे है ये? कहां पे है ये? लोथल में है। कहां पे है ये? लोथल में है। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं हल्दी टेराकोटा प्रतिकृति, मतलब कि हल का हमें क्या मिला? खिलौना मिला। हल का क्या मिला? खिलौना मिला। आप याद कीजिए, जब आपको इंडस सिविलाइजेशन करवाया था तब मैंने आपको बहुत ही क्लियरली तरीके से बताया था कि जहां से आपको खेत मिलेगा तो खेत किससे जोता जाएगा? हल से जोता जाएगा। किससे जोता जाएगा? हल से जोता जाएगा। तो हल के यूज करने के, हल के प्रयोग के, हल के वर्तों करने के, हल के यूज करने के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? हमें कालीबंगा से मिले हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया? हल का खिलौना पूछा गया है। तो हल का खिलौना हमें कहाँ से मिला है? बनवाली से। टेरिकोटा जिसे हम कहते हैं, खिलौना कहते हैं, वो हमें कहाँ से मिला है? बनवाली से। क्लियर? बात समझ में? अब देखिए लास्ट बचा है, वैसे तो आप सभी को पता ही चल गया, लेकिन फिर भी अगर हम इसको देखते हैं तो हमें यहाँ से एक ऐसा नोटिस बोर्ड मिला है। जिस नोटिस बोर्ड पर क्या लिखे हुए हैं? 10 बड़े अक्षर लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? 10 बड़े अक्षर लिखे हुए हैं। ये हमें कहां से मिला है? धोलावीरा से मिला है, जो कहां पे है? गुजरात में। क्लियर? बात समझ में आई? तो ये जो 10 बड़े अक्षर का हमें जो नोटिस बोर्ड मिला है, ये विश्व के इतिहास की सबसे पहली चीज है जहां से हमें क्या मिला? नोटिस बोर्ड मिला है। क्लियर? बात समझ में आई? तो देखिए लोथल जो कहां पे है? गुजरात में है, जहां से हमें डॉकयार्ड मिला है। कालीबंगा जो राजस्थान में है, जहां से हमें जोता हुआ खेत मिला है। धोलावीरा जो कहां पे है? गुजरात में है। और बनवाली जो कहां पे है? हरियाणा में है। क्लियर? बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या निकलता है? ए का क्या निकलता है? सेकंड निकलता है। यहाँ पे ए का सेकंड है, यहाँ पे है नहीं है, तो इसका मतलब कट कर दिया। यहाँ पे हमें मुड़ के वापस ही नहीं जाना। उसके बाद यहाँ पे भी ए का 2 है, ए का 2 है। क्या ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं? क्या ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं? नहीं। सुनो, बी का क्या रहेगा? फर्स्ट। यहाँ पे भी बी का फर्स्ट, यहाँ पे। क्या बात है यार, क्या करें? इतनी ज्यादा कंफ्यूजन, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन।
ये तो पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं, सी का क्या रहेगा, 4 रहेगा। यहाँ पे शुक्र है फाइनली हमें मिल गया बी, ऑप्शन नंबर बी। ए का 2, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का 3rd। तो हमारा ऑप्शन का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। हमने जो सही कर दिया है, हमारे चिंटू ने हमें क्या कर दिया है, सही कर दिया है। मेरी क्लास में 2 स्टूडेंट बैठे हैं, एक चिंटू और एक मिंटू। मैं चिंटू से पूछती हूँ तो चिंटू कहता है कि मैम बी आएगा, मिंटू से पूछती हूँ तो वो कहता है डी आएगा। अब किसकी बात पे विश्वास करूँ? तो मुझे लगा कि एक बार चिंटू की बात पे विश्वास करके देख लेती हूँ। तो चिंटू कहता है कि मैम बी आएगा और बी सही निकला। क्लियर, बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका दूसरा क्वेश्चन। इन जैन रीजन विच वर्ड इज यूज फॉर द कंप्लीट इलेक्टेड। जैन धर्म में संपूर्ण बुद्धि का मतलब होता है मोक्ष। क्या होता है? मोक्ष, जिसे हम क्या कहते हैं, मृत्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत्यु कहते हैं। किस शब्द का प्रयोग, मतलब मृत्यु के लिए या मोक्ष के लिए, किसके लिए? मोक्ष के लिए, संपूर्ण बुद्धि के लिए, मृत्यु के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? जीन, रतन, कैवल्य और निर्वाण। बताइए, जैन धर्म के अंदर अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष लेना है, तो आपको किस वर्ड का यूज करना पड़ेगा? बताइए बताइए स्टूडेंट्स। जीन का मतलब होता है तो विजेता, जीतने वाला। जीन का मतलब क्या होता है? विजेता। रतन का मतलब होता है हीरा। निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान। जैन धर्म के अंदर निर्वाण का मतलब है ज्ञान। बचा क्या? कैवल्य। देखिए स्टूडेंट, मैं आप सभी को एक चीज बताती हूँ। जैन धर्म के अंदर संपूर्ण मोक्ष का मतलब होता है जब हम अपने जीवन को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं, मतलब कि मृत्यु को प्राप्त हो जाए। जैन धर्म क्या कहता है कि अगर आपको मृत्यु लेनी है, अगर आपको मौत लेनी है, अगर आपको मरना है, तो आप क्या कर दो, पूरी संसार की जितनी भी मोह माया है, खासकर मोबाइल, उसको छोड़ दो। छोड़ सकते हो? मोबाइल छोड़ सकते हैं आप सभी? नहीं छोड़ सकते, कोई नहीं छोड़ सकता, कोई भी नहीं छोड़ सकता, कोई भी नहीं छोड़ सकता। तो जैन धर्म क्या कहता है, जो व्यक्ति सारी संसारिक जो मोह माया है उसको अगर छोड़ देता है, क्या कर देता है, छोड़ देता है, तो वो क्या हो जाता है, कैवल्य हो जाता है। कैवल्य का मतलब होता है फास्ट करना। फास्ट मतलब कि उपवास रखना, व्रत रखना। जब आप हर चीज को छोड़ देते हो, चाहे वो कहते हैं ना, मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं सुना भी था, कहते रोटी का या खाने पीने का व्रत ना रखो भले। अगर आज के टाइम में आपने एक दिन के लिए मोबाइल, सोशल मीडिया, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब का अगर आप लोगों ने व्रत रख लिया ना, तो भगवान भी खुद नीचे आ जाएगा कि बस कर भैया, अब तो मुझे रुलाएगा क्या। कि ये जो व्रत है सबसे कठिन व्रत है। मोबाइल से, सोशल मीडिया से, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टिकटॉक, पता नहीं क्या क्या, अगर हमने वो व्रत रख लिया ना, तो वाकई हम क्या हो गए, जीन हो गए, हम विजेता हो गए, क्योंकि हमने अपने मन को क्या रख लिया, कंट्रोल में रख लिया। क्या कोई ऐसा पर्सन है जो ये व्रत कर सकता है? रोटी का व्रत हर कोई कर सकता है, बात समझ में आई? खाने पीने का हर कोई व्रत कर सकता है, लेकिन आज के टाइम में ये व्रत कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, नथिंग, कोई भी नहीं कर सकता। बात समझ में आई? और जिसने वो व्रत रख लिया ना, उसको साक्षात ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे, और ईश्वर खुद कहेगा, भगवान खुद कहेगा कि बस कर भैया, अब तो तू मुझे रुलाएगा। कहते इतना तो मैंने डेडिकेट किसी में भी नहीं देखा। तो करके देखो, एक दिन करके देखो। बात समझ में आया? तो जैन धर्म क्या कहता है, जो व्यक्ति क्या करता है, फास्टिंग करता है, उपवास रखता है, व्रत रखता है, जो पूरे संसार की जो मोह माया है उसको छोड़ देता है, जो क्या करता है, पानी भी नहीं पीता, पानी भी नहीं पीता, उसको क्या मिल जाता है, कैवल्य मिल जाता है। उसे हम क्या मिल जाता है, उसको क्या मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है, मृत्यु मिल जाती है। कैवल्य को जैन धर्म के अंदर एक चीज और कहा जाता है, संथारा।
याद रखिएगा, जरूरी नहीं है केवल्य ऑप्शन में आए, कई बार संथारा भी ऑप्शन में आ जाता है, तो केवल्य को संथारा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, केवल्य का मतलब भी उपवास फास्टिंग करना है और संथारा का मतलब भी क्या है, फास्टिंग करना है। और जैन धर्म क्या कहता है कि अगर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है तो जितने भी संसार की जो बंधन है, जो हमें जकड़ी हुई हैं, उनको क्या कर दो, आप छोड़ दो। वही आपका क्या है, फास्ट है। और आप अपने जीवन से क्या प्राप्त कर सकते हो, मतलब कि मृत्यु, अब फ्री हो सकते हो। बात समझ में आ रही, समझ में आया, क्लियर है स्टूडेंट? तो जो स्टूडेंट एक दिन का फास्ट इस चीज के लिए करता है वो जरूर मुझे मैसेज कर देगा कि मैम हमने एक दिन का फास्ट किया था। मैं सीरियसली बता रही हूँ। क्लियर, बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया? दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे मुझे। बस मुझे पता है बहुत इजी, अरे बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है यार, आप लोगों के सामने ऑप्शन साफ है और दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक पूछा है, इतना इजी क्वेश्चन है आप लोगों के। जल्दी से जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है, बताओ। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना एंड बलबन। बताओ दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। न तो इल्तुतमिश आएगा, न रजिया सुल्ताना आएगा और न ही बलबन आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हो गया, हो गया। पहले क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ लो, पहले क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ो। क्या कहना चाहता था क्वेश्चन? दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? क्या पूछा था? मुस्लिम शासक पूछा है। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक शासक था? क्या कुतुबुद्दीन ऐबक शासक था? क्या यह शासक था? क्या इसने सुल्तान का टाइटल लिया था? क्या इसने इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से शासन किया था? क्या ये इसने मोहम्मद गोरी के दास के रूप में शासन नहीं किया था? किया था? मुझे पता था इस क्वेश्चन का जवाब जो है मोस्टली स्टूडेंट के गलत होंगे, क्योंकि मैं जानती थी, सभी को पता है कि दिल्ली का पहला मुस्लिम व्यक्ति कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। सबको पता है, मुझे पता है, सबके लिए। अब थोड़ा सा तो दिमाग लगा लो, क्या आप लोगों के इतना इजी क्वेश्चन आएगा? क्या इतनी इजी क्वेश्चन आएगा? क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान का टाइटल लिया था? क्या ये मोहम्मद गोरी का दास नहीं था? क्या ये मोहम्मद गोरी के सेनापति के रूप में इसने शासन नहीं किया? बताओ मुझे, बात समझ में आई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक किस बिहाफ पे ही आएगा? दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश था। क्यों? क्योंकि इसने खलीफा से खिल्लत ली थी, इसने इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया ही नहीं जब ये सेनापति बना था। इसकी तो कैपिटल ही लाहौर थी, इसकी तो कैपिटल ही लाहौर थी। दिल्ली सल्तनत तो शुरू ही इल्तुतमिश से होता है, क्योंकि इल्तुतमिश ने ही दिल्ली को अपनी क्या बनाया था, कैपिटल बनाया था। और दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन था, रियल फाउंडर कौन था? इल्तुतमिश था। और दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, दिल्ली का पहला शासक कौन था? तो वो इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई? दिमाग में कुछ गया कुछ गया? समझ में आया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं आएगा, क्योंकि पहली बात तो इसने दिल्ली में शासन नहीं किया, दूसरी बात इसने एक सेनापति कमांडर के रूप में शासन किया था, न कि एक सुल्तान के रूप में किया था। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे शासक पूछा गया है और यहाँ पे आपसे दिल्ली पूछा गया है, तो पहला कौन आएगा? इल्तुतमिश। समझ में आ गया? क्लियर है? हो गया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। समझ में आ गया? चलो आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following sultan had most numbers of slaves in his court?
इतना इजी क्वेश्चन, बस अब तो मुझे भी रोना आ जाएगा कि इतना इजी क्वेश्चन यार। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी इजी क्वेश्चन आ जाने चाहिए, हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चलो कोई बात नहीं। 8 लिखे विचों कि सुल्तान दे दरबार सब तो वध नौकर सन। हाँ जी दसो जी। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या वो बलबन के? वैसे आप सभी को पता ही है, मुझे पता, सभी ने बता भी दिया है, मैं वैसे ही इस क्वेश्चन को खींच रही हूँ ऐसे ही। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि ये दासों का शौकीन था। इसको अपने दास रखने का बड़ा शौक था, नौकर रखने का बड़ा शौक था। इसके दरबार में 1,80,000 दास थे। 1,80,000 क्या थे? दास थे। अब इनको रखा कहाँ जाए? रखने के लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए। तो इसने क्या बनाया? एक डिपार्टमेंट बनाया जिसे हम क्या कहते हैं? दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान। बंद मतलब क्या होता है? बंदी बना के रखना, बंद रखना, एक कमरे में क्या रखना? बंद रखना। बंदी से क्या हो गया? दास हो गया। बात समझ में आ गई? तो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। और आप सभी को पता है विद्वानों का विद्वान कौन है? जैसे आप लोग विद्वानों के विद्वान हो मेरे, उसी तरह से ये भी कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने क्या बनाई थी? राजधानी चेंज की थी, करेंसी लागू की थी, और क्या क्या काम किए थे इसने? बहुत सारे ऐसे काम किए थे जो इसके क्या थे? असफल थे। क्लियर? बात समझ में आई? अलाउद्दीन खिलजी जो अपनी बाजार कंट्रोल मार्केट पॉलिसी के लिए जाना जाता है, जिसे भारत का सिकंदर, सेकंड सिकंदर कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। बलबन जिसने क्या शुरू किया था? सिजदा और पबोस, सिजदा और पबोस शुरू किया था किसने? बलबन ने। जिसकी पॉलिसी कौन सी थी? लोहा एंड रक्त की, लोहा और खून की नीति किसकी थी? बलबन की थी। क्लियर? बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है? आगे देखिए। Which one of the following places was called शिराज ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत का शिराज कहा जाता है? शिराज का मतलब यहाँ पे एजुकेशन जो है उससे रिलेटेड है। ये मध्यकालीन भारत की बात है। अगर हम मिडावल इंडिया की बात करते हैं तो उस टाइम पे भारत का शिराज किसे कहा जाता था? आगरा को, इलाहाबाद को, जौनपुर को, लखनऊ को। तो आप लोग, अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो जौनपुर जो था, जो एक शिक्षा का क्या था? एजुकेशन एक हब था। एजुकेशन क्या था? ये हब था उस टाइम पर मिडावल इंडिया के अंदर। ये क्या था? एक एजुकेशन हब था। आप सभी को बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जो शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी की जो एजुकेशन हुई थी वो कहाँ से हुई थी? जौनपुर से हुई थी। ये एक बार RS में क्वेश्चन पूछा गया था। RS जो राजस्थान के अंदर एग्जाम होता है RS, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि शेरशाह सूरी की एजुकेशन कहाँ से हुई थी? वो तो कहाँ से हुई थी? जौनपुर से हुई थी। ये एजुकेशन हब था। क्लियर? बात समझ में? भारत का शिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। क्लियर? बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्लियर? तो भारत का शिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को। क्यों? क्योंकि ये मिडावल इंडिया के अंदर एजुकेशन हब था। शेरशाह सूरी ने जो अपनी एजुकेशन ली थी वो कहाँ से ली थी? जौनपुर से ली थी। और आप सभी को पता है कि शेरशाह सूरी एक कितना सफल शासक था। क्लियर? बात समझ में आई? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। भारत में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित करने वाली सबसे निर्णायक लड़ाई कौन सी थी? क्वेश्चन को ध्यान से समझा करो, पढ़ा करो, उसके बाद आंसर दिया करो। जल्दबाजी में क्वेश्चन का आंसर मत दिया करो, मैं हमेशा कहती हूँ। आपसे क्या पूछा गया है? सर्वोच्चता स्थापित करने वाली सबसे निर्णायक लड़ाई पूछी गई है। क्या वो बक्सर थी? क्या वो प्लासी थी? क्या वो बॉडीवॉश थी? क्या वो पानीपत थी? तो यहाँ पे हम दो लड़ाइयों को तो बिल्कुल ही काट देते हैं, क्योंकि जो बॉडीवॉश की लड़ाई थी वो किसके बीच में हुई थी? अंग्रेजों के बीच में और फ्रांस के बीच में हुई थी। तो ये तो बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। किसके बीच में? अब्दाली
और किसके बीच में हुई थी, मराठों के बीच में हुई थी। तो यहाँ पे भी बात खत्म हो जाती है। ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं बक्सर और प्लासी की। तो आप सभी को पता है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में, और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। कब हुआ था, 1764 में। आपको क्या बताना है, सर्वोच्चता स्थापित करने वाली निर्णायक लड़ाई। देखिए स्टूडेंट, 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में, उस लड़ाई में हालांकि अंग्रेज जीते थे, नो डाउट, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ इनका बंगाल की जो राजनीतिक जो मामले हैं उनके ऊपर अधिकार हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी भी देश का, पूंजी, पैसा, फाइनेंस। ठीक है, उस टाइम पे इनका फाइनेंस के ऊपर, पैसे के ऊपर अधिकार नहीं हुआ था। प्लासी की लड़ाई में इन्होंने सिर्फ अपने पैर जमाए थे। ठीक है, पूरी तरह से सेटलमेंट नहीं की थी, लेकिन जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस बक्सर के युद्ध में ये पूरी तरह से सेटलमेंट हो चुके थे। ये एक निर्णायक लड़ाई थी क्योंकि इसके बाद बंगाल जो था पूरी तरह से अंग्रेजों के अंडर में आ गया। साथ ही साथ बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये भी अंग्रेजों के अंडर में आ गए, अवध भी अंग्रेजों के अंडर में आ गया और मुगल बादशाह भी अंग्रेजों के अंडर में आ चुके थे। मेरी बात समझ में आई? देखो, एक लड़ाई थी, फायदे कितने हुए, क्यों? क्योंकि बक्सर की लड़ाई के बाद में एक संधि हुई थी जिसे हम कहते हैं इलाहाबाद की संधि। इस इलाहाबाद की संधि के अंदर अवध, मुगल बादशाह मतलब दिल्ली, बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये पांचों के पांचों अंग्रेजों के अंडर में आ गए। साथ ही साथ बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन तीनों के जो फाइनेंशियल जो अधिकार थे, फाइनेंशियल जो राइट थे, वो भी अंग्रेजों के अंडर में आ चुके थे। बात समझ में आई? समझ में आया? तो सबसे निर्णायक लड़ाई कौन सी थी? बैटल ऑफ बक्सर। अगर पूछा जाता है कि किस लड़ाई में अंग्रेजों ने अपने पैर जमाए थे तो वो कौन सी? प्लासी का युद्ध था। क्लियर? बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बक्सर का युद्ध 1764। क्लियर? समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या, ऐसा कुछ जो समझ में ना आया हो, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was the leader of the revolt during 1857 and बरेली? झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, बरेली में ही झुमका गिरा था, बाजार में गिरा था। किसके बाजार में? बरेली के बाजार में। अब मुझे बताओ, बरेली के बाजार में 1857 में इस क्रांति को किसने संभाला था? बताइए। 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था बरेली, मतलब बरेली भी एक रहा था, 1857 की क्रांति का पार्ट रहा था। तो उस क्रांति में बरेली में कौन था जिसने से संभाला था? ऑप्शन देखिए, खान बहादुर खां, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह एंड बेनजीर कादिर। तो इसी के साथ आप लोगों को पता है कुंवर सिंह कहां पे है? हाँ जी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड आंसर। देखिए, कुंवर सिंह कहां पे था? बिहार में था, जिसे बिहार का शेर कहा जाता है, बिहार का सिंह कहा जाता है। मौलवी अहमद शाह कहां पे था? मौलवी अहमद शाह कहां पे था? फैजाबाद में। कहां पे? फैजाबाद में। बेनजीर कादिर कहां पर था? ये बेगम हजरत महल का बेटा था, अवध, लखनऊ में। कहां पे? अवध में। बचा कौन? खान बहादुर खां। कौन? खान बहादुर खां, जिसे हम क्या कहते हैं? बख्त खां कहते हैं। खान बहादुर खां का नाम क्या है? बख्त खां है। इसे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने खान बहादुर का क्या दिया था? टाइटल दिया था अपने नाम के ऊपर। देखिए स्टूडेंट, ध्यान से समझिए इस चीज को कि जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, उसके अंडर में खान बहादुर काम करता था, मतलब उसका सेनापति था। बहादुर शाह जफर इससे खुश हो गया बख्त खां से, और बख्त खां को खान बहादुर का क्या दिया था? टाइटल दिया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है खान बहादुर खां का असली नाम क्या है? तो वो क्या है? बख्त खां। उसे खान बहादुर का टाइटल किसने दिया? बहादुर शाह जफर ने। दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर का सेनापति कौन था? तो वो कौन था? खान बहादुर खां था। और बरेली के अंदर क्रांति का लीडर कौन था? वो कौन था? खान बहादुर खां था। क्लियर? बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सही, ओके। वो अमंग द फॉलोइंग रिपीटेड द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878? 8 द्वितीय विचों किसने 1870 ਦੇ वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ਨੂੰ दोहराया सी? हाँ जी, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट होता क्या है पहले तो मुझे ये बताइए। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878, जिसे हम मुंह बंद करने वाला, मुंह, माउथ क्लोज्ड, मुंह बंद करने वाला,
मुंह बंद करने वाला अधिनियम एक्ट कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? माउथ क्लोज्ड, माउथ क्लोज्ड, माउथ क्लोज्ड, मुंह बंद करने वाला। क्यों? अब आप कह रहे हो कि मैम हमें मुंह क्यों बंद करवाए? सुनो, इसके अंदर क्या था, पहले के टाइम पे जो समाचार न्यूज़पेपर आते थे, उन न्यूज़पेपर में अंग्रेजों के खिलाफ काफ़ी कुछ छपने लग गया था, ठीक है। अब अंग्रेजों को इस बात पे गुस्सा आता था कि कैसे भारतीय हमारे खिलाफ इतना गंदा गंदा न्यूज़पेपर में लिख रहे हैं, तो उन्होंने इसे एक्ट लागू किया जिसे हम कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट के अंदर क्या था, जितने भी न्यूज़पेपर थे उनको अगर छपवाना है तो पहले अंग्रेजों की क्या, अगर आपको उसको प्रिंट करवाना है तो आपको पहले अंग्रेजों की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसमें पहले आपको दिखाना पड़ेगा आपने क्या लिखा हुआ है। मतलब एक तरह से इसे मुंह बंद करने वाला कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति छाप नहीं सकता, प्रिंट नहीं कर सकता, कुछ भी लिख नहीं सकता। तो इस गंदे अधिनियम को किस व्यक्ति ने इसे लागू किया था? तो वो कौन था? लिट्टन था। कौन था? लिट्टन था, लिटा हुआ था। क्लियर? तो मुंह बंद करने वाला अधिनियम लिट्टन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिट्टन। बात समझ में आई? इस अधिनियम के अंदर, इस एक्ट के अंदर क्या, जितने भी समाचार पत्र जो अंग्रेजों के खिलाफ छापते थे, प्रिंट करते थे, उन पर क्या लगा दिया गया? बैन लगा दिया गया। बात समझ में? तो किसने लगाया था? लिट्टन ने। उसके बाद एक व्यक्ति आया जिसका नाम था रिपन, उसने इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में जो आया था उसको क्या कर दिया? हटा दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? हटा दिया 1882 में। बात समझ में आई? लगाया किसने था? लिट्टन ने। रिपन को ये बात पसंद नहीं आई और रिपन ने इसे क्या कर दिया? हटा दिया। बात समझ में आ गई? समझ में आया? लॉर्ड कर्जन ये वही है जिसके टाइम पे 1905 में बंगाल का क्या हुआ था? पार्टीशन हुआ था। लॉर्ड मिंटो ये वही है जिसके टाइम पे 1919 में क्या आया था? मार्ले मिंटो एक्ट आया था, जिसमें मुसलमानों को अलग से क्या किया था? रिजर्वेशन दिया गया था, जिसमें हमने एक जहर का बीज बोया था जो आगे जाकर 1947 में एक पेड़ बन गया। उस पेड़ का नाम क्या था? पाकिस्तान था। क्लियर? बात समझ में आई? तो लिट्टन कौन है? कौन है लिट्टन? जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था और हटाया किसने था? रिपन ने। क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लेते हैं, मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसे कहा जाता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कहा जाता है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया किसने था? तो वो किसने हटाया था? रिपन ने हटाया था। किसने हटाया था? रिपन ने। और लगाया किसने था? लिट्टन ने। क्लियर? बात समझ में? लिट्टन रिपन, लिट्टन रिपन, लिट्टन रिपन, लिट्टन रिपन। क्लियर? बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? समझ में आया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, मशहूरी आ गई जी। जो स्टूडेंट पीएस सेट की तैयारी करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं करवाया, देखिए स्टूडेंट, बार बार बोलना हमारा फर्ज है, चलो, लेकिन ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हम किसके लिए बोलते हैं। आप लोगों के लिए बोलते हैं। आप लोगों को पैरों पे खड़ा होना है। अगर कुछ बनोगे तो आप अपने लिए बनोगे, लेकिन खुशी हमें होगी, आपके माँ बाप को होगी। तो जल्दी से जल्दी पीएस सेट का बैच ज्वाइन कर लो। अरोड़ा क्लासेस का टीचिंग प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा ऑफर लेकर आ रहा है कि जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन करो। ये ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही मोड में रहेगा। आप घर बैठे भी इसे लगा सकते हैं, हमारे फेस टू फेस भी लगा सकते हैं, तो आप दोनों ही मोड में इसे लगा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 7710104040, उस पर आप डायल कीजिए, आपको सभी तरह की जानकारी मिल जाएगी। एनरोल भी करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कूपन कोड AC 512 लगाते हैं तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी के रूप में नहीं जाना जाता? उदारवादी किसे कहते हैं हम? लिबरिज्म, जो भीख मांगने वाले। मतलब देखिए, कुछ नेताओं ने इन्हें भीख मांगने वाला कहा, लेकिन ये लोग कैसे थे? शांत स्वभाव के थे। इनको ये लड़ाई बहस करना ये सब पसंद नहीं था। ये कहते हैं कि हम शांत रह के भी बहुत कुछ पा सकते हैं। हालांकि इनको कुछ मिला नहीं, वो अलग बात थी, लेकिन उदारवादी के रूप में यहाँ पे क्या पूछा गया है? नहीं जाना जाता। भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। नहीं जाना जाता बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे एंड गोपाल कृष्ण गोखले। किसको नहीं जाना जाता? साफ ही पता है, पता ही है मुझे, सभी को पता है। एक्सट्रीम नेशनलिस्ट बाल गंगाधर तिलक, क्रांति की मशाल बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक। भारत में शांति मतलब कि इंडिया के अंदर अनरेस्ट का जन्मदाता, अनरेस्ट का फादर कौन है? बाल गंगाधर तिलक। क्रांति की मिसाल
बाल गंगाधर तिलक। क्रांतिकारियों के पाथ फाइंडर बाल गंगाधर तिलक। क्लियर, बात समझ में आई। बाल गंगाधर तिलक जो एक्सट्रीम नेशनलिस्ट थे, जिन्होंने कांग्रेस को क्या कहा था, एक भीख मांगने वाली, बैगर वाली संस्था कहा था। तो ये उदारवादियों में से तो किसी हाल में नहीं आ सकते। अगर कोई बच्चा ये क्वेश्चन गलत करता है तो वो सबसे बड़ी उसकी गलती होगी, क्योंकि सबसे इजी क्वेश्चन आया था ये। बात समझ में आई। दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे एंड गोपाल कृष्ण गोखले, ये तीनों ही मध्यम वर्ग के उदारवादी लिबरलिज्म वाले हैं, मॉडरेट हैं, अर्बन एरिया वाले हैं। और जबकि रूरल एरिया वाले कौन है, बाल पाल बाल और अरविंद घोष, लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। क्लियर, बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था भाई? दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट किसने बनाया था? बस मुझे इतना बता दो, आंसर आ जाएगा। दिल्ली में रेड फोर्ट, लाल किला किसने बनवाया था? बिल्कुल सही, शाहजहां ने। किसने बनाया था? शाहजहां, जिसने अपनी प्रेम निशानी, जिसे हम प्रेम निशानी कहते हैं, मैं नहीं मानती इसको प्रेम निशानी ताजमहल जो अपनी पत्नी मुमताज के लिए बनाई थी, वो एक तरह से दिखावा था, मेरी नज़रों में वो एक बहुत बड़ा दिखावा था, वो बनाई थी। तो उसी ने दिल्ली के अंदर क्या बनाई थी? जामा मस्जिद बनवाई थी। किसने? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। अगर हम हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं ने क्या बनवाया था? पुराना किला दिल्ली के अंदर। अकबर की बात करते हैं तो इसने तो बहुत कुछ बनाया था, फतेहपुर सिकरी के महल भी बनाए थे, इलाहाबाद का किला भी बनाया था, लाहौर का किला भी बनाया था, बहुत कुछ था, बुलंद दरवाजा। क्लियर। अब हम इब्राहिम लोदी की बात करते हैं तो इब्राहिम लोदी का खुद का क्या है? मकबरा है, जिसे हम लोदी गार्डन के नाम से जानते हैं। क्लियर, बात समझ में आई। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। शाहजहां ने दिल्ली में क्या बनवाई थी? जामा मस्जिद बनवाई थी। क्लियर है। इसके टाइम पे मुगल आर्किटेक्चर का, मुगल वास्तुकला का क्या कहता है? गोल्डन पीरियड कहा जाता है। किसके टाइम पे? शाहजहां के टाइम पे। क्लियर, बात समझ में। इसी के साथ जो स्टूडेंट लेक्चरर बनना चाहते हैं, जिनका एग्जाम है यूजीसी नेट का, भाई जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, टाइम बहुत कम है, क्योंकि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है आप सभी को पता है, कम से कम 6 मंथ्स का सिलेबस है। अगर आप लोगों को डीपली तैयारी करनी है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, जिससे कि आप लोग लेक्चरर बन पाए। क्लियर, बात समझ में। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, हिस्ट्री विद रितु मैम। हिस्ट्री से रिलेटेड आप सभी को क्या है जानकारी मिल जाएगी। स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी। आज मैंने दोपहर को एक स्पेशल सेशन लिया था, सैटरडे स्पेशल सेशन था, जिसके अंदर आपको रिवॉल्ट ऑफ 1857 करवाया गया था। अगर वो स्टूडेंट जिन्होंने क्लास को नहीं लगाया, ठीक है, कई बार क्या होता है, हम किसी काम में बिजी होते हैं या कई बार हमें पता ही नहीं होता। पहली बात तो सभी को पता है इस चीज़ के, क्योंकि मैंने टेलीग्राम पर आप लोगों को मैसेज कर दिया था। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी तो भी आप लोगों के लिए मौका है, क्योंकि आप लोग यूट्यूब पे जाकर आपके जो अरोरा क्लासेस का जो चैनल है वहाँ पर आप जाके 1857 की क्रांति बाय रितु मैम आप सर्च कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैंने टेलीग्राम पर भी आपको मैसेज कर दिया था, तो आप वहाँ पर सर्च किए, आप वो उस टॉपिक को देखिए जिसके आपका जो कॉन्सेप्ट है स्वतंत्रता का महासंग्राम 1857, वो आपका क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। क्लियर, बात समझ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एंड शुभ खैर। साथ ही साथ कहना, कल संडे है, एंजॉय करो, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई भी करो। क्लियर, थैंक यू सो मच।